विराट रघुवंशी एक रईस ज़्यादा था जिसकी रातें शराब की नशें और नई नई लड़कियों की बाहों में गुजरता था। वहीं डॉक्टर अदिति शर्मा जिसके दिन और रात पेशेंट की सेवा में गुजरता था। एक दिन विराट और अदिति के वॉशरूम में लॉक हो जाने पर अदिति विराट के प्रपोजल को ठुकरा देती है, जिससे विराट का घमंड चूर हो जाता है और वो उससे बेइंतहा नफरत करने लगता है। लेकिन किस्मत के खेल से दोनों अनचाही शादी के बंधन में बंध जाते हैं। क्या इनकी नफरत कभी इश्क में बदलेगी? जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुने। कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें ताकि अगला एपिसोड आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कहानी का पिछला भाग आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुधा और मनोज जी अदिति के साथ शिव मंदिर पहुंच गए। ये वही मंदिर था जहां अदिति हमेशा आया करती थी। दक्ष की दादी मालती सक्सेना वहां पहले ही पहुंच चुकी थी। उन्होंने नजर भरकर अदिति की तरफ देखा और कहा, कितनी सुंदर लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। बहुत किस्मत वाला है हमारा दक्ष जो उसकी शादी तुम्हारी जैसी लड़की से हो रही है। जवाब में अदिति धीरे से मुस्कुराती और उसने आगे बढ़कर मालती जी के पैर छू लिए। अदिति ने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी और अपने लंबे बालों को खुला छोड़ा हुआ था। गुलाबी रंग की साड़ी में अदिति की दूध जैसी गोरी रंगत उसे और ज्यादा आकर्षक बना रही थी। सुधा ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए मालती जी के पास जाकर उनसे पूछा, वो दक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा? अभी तक आया नहीं क्या? दक्ष की दादी मालती जी ने सुधा को बताया कि कोई इमरजेंसी आ जाने की वजह से दक्ष हॉस्पिटल चला गया था, लेकिन थोड़ी देर में वो मंदिर पहुंचने वाला था। सुधा, मालती और मनोज एक दूसरे से बातें करने में व्यस्त थे। वहीं दूसरी तरफ अदिति भगवान की मूर्ति के आगे हाथ बांध कर खड़ी अपनी आने वाली जिंदगी के लिए प्रार्थना कर रही थी। उसने मन ही मन कहा, मैंने दक्ष से शादी करने का फैसला तो ले लिया है भगवान, लेकिन मुझे इस रिश्ते को निभाने की ताकत भी देना। मैंने ये फैसला काव्या को मामी से बचाने के लिए लिया है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं दक्ष को उसके हिस्से का प्यार ना दे पाऊं। मुझे ताकत देना भगवान। वहीं दूसरी तरफ काव्या पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी। सुबह उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आया था, लेकिन अदिति परेशान ना हो इस वजह से काव्या अदिति को बिना बताए पुलिस स्टेशन आ गई थी। काव्या को देखते ही इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, क्या कह रही थी मैडम कल आपके साथ बदतमीजी विराट रघुवंशी ने की है। अगर मैंने आपकी बात मानकर कंप्लेन लिख ली होती ना तो मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज। विराट रघुवंशी ने कुछ भी नहीं किया है, उल्टा वो तो आपकी मदद ही करना चाहता था। इंस्पेक्टर ने काव्या को उस जगह की सीसीटीवी फुटेज दिखाई जहां काव्या के साथ छेड़खानी हुई थी, जिसे देखकर काव्या की आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें साफ साफ दिख रहा था कि उसे छेड़ने वाला विराट नहीं बल्कि कोई और था। फुटेज को देखकर साफ पता चल रहा था कि विराट ने उस लड़के को काव्या के साथ बदतमीजी करते देख लिया था और शायद इसीलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास आया था। जब घबराई हुई काव्या ने उसे थपकर काव्या की स्कूटी सड़क पर फिसल गई। दिन मिला था ये सब करने के लिए, पहले ही मुझे देर हो गई है, और देर हो गई तो क्या पता तुम्हारी बहन मुझसे शादी का फैसला ही बदल दे, और इतनी बड़ी रिस्क मैं नहीं ले सकता। काव्या ने धीरे से मुस्कुराते हुए पूछा, बहुत प्यार करते हैं ना आप दीदी से? काव्या की चोट पे पट्टी करते हुए दक्ष ने धीरे से जवाब दिया, अपनी जान से भी ज्यादा। लेकिन मैं ये बात कभी उसे बता नहीं पाया, यहाँ तक कि आज हमारी सगाई है फिर भी नहीं। यू नो व्हाट काव्या, अगर अदिति मेरी लाइफ में है ना तो सब कुछ ठीक है, नहीं तो ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ भी नहीं।
काव्या ने बीच में ही दक्ष की बात काटते हुए शरारत के साथ कहा, फिर तो जल्दी चलिए जीजू, कहीं ऐसा ना हो आपके लेट होने के चक्कर में आपके प्यार को कोई और अपना बना ले। काव्या की चोट पर मेडिसिन लगाते लगाते दक्ष के हाथ अचानक से रुक गए और उसने काफी गंभीर और परेशानी भरी आवाज में कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अदिति मेरे लिए मेरे जीने की वजह है। मैं उसे खुद से दूर नहीं होने दूंगा। नहीं जानता कि सगाई की खबर सुनकर वो खुश है या नहीं, लेकिन वो मुझसे प्यार करती है और ये बात उसने खुद कही थी। तुम्हें याद है ना काव्या? एंड आई नो मेरा प्यार मुझसे कभी दूर नहीं होगा काव्या। दक्ष का अदिति के लिए प्यार देखकर काव्या बहुत खुश थी। उसने हंसते हुए कहा, ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी होने वाले जीजा जी। दीदी प्यार करती है आपसे और हम है ना, हम आप दोनों को कभी अलग होने नहीं देंगे। चलो अब जल्दी से मंदिर चलते हैं। दक्ष और काव्या मंदिर की तरफ चल दिए। सगाई का मुहूर्त बीता जा रहा था, लेकिन दक्ष को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो जानता था अदिति मंदिर में उसका इंतजार कर रही थी। ये सोचकर दक्ष का दिल जोरों से धड़क रहा था कि आज उसका प्यार हमेशा के लिए उसका होने वाला था। काव्या भी आज अपनी बहन के लिए खुश थी। उधर महादेव की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर अपनी जिंदगी में खुशियों के आने की प्रार्थना कर रही अदिति के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दक्ष ने जैसे ही मंदिर में कदम रखा, सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दक्ष के कदम लड़खड़ा गए और उसके मुंह से बस ये शब्द निकले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दक्ष और काव्या आंखें फाड़ फाड़ कर सामने खड़ी अदिति की तरफ देख रहे थे, जिसकी मांग सुर्ख सिंदूर से भरी हुई थी। मामा जी, सुधा और दक्ष की दादी सब चुपचाप खड़े थे। दक्ष की दादी की आंखों में आंसू थे। अदिति किसी बेजान पत्थर की मूर्ति की तरह बस एकटक अपने सामने खड़े विराट रघुवंशी को देख रही थी। विराट के हाथों की उंगलियों में सिंदूर का रंग नजर आ रहा था और आंखों में कई सारे सवाल। वो कभी अपने हाथों को देखता तो कभी अदिति की सिंदूर भरी मांग को। इसी बीच दक्ष ने अपने आप को संभाला और अदिति के पास जाकर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, अदिति क्या हुआ है? और ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? क्या तुम इससे शादी? नहीं अदिति, तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना? जवाब दो अदिति, आखिर हुआ क्या है? अदिति खामोश थी। वो अब भी लगातार विराट को ही देखे जा रही थी। तभी सुधा ने तेज आवाज में दक्ष के सवाल का जवाब दिया, अरे होना क्या है? इस लड़के के हाथ से सिंदूर गिरा और इस अदिति की मांग में जा लगा। गजब की किस्मत है इस लड़की की। बिना तमाशे के तो इसकी जिंदगी में कभी कुछ हो ही नहीं सकता। चलो अब खत्म हुआ तमाशा, ये सिंदूर साफ करो और सगाई की रस्म शुरू करो। सुधा की बात सुनकर दक्ष दंग रह गया। वो लड़खड़ा कर कुछ कदम अदिति से दूर पीछे हट गया। सुधा के कहे शब्द उसके कलेजे में तीर की तरह लगे। काव्या ने आगे आकर अदिति से पूछा, दीदी क्या हुआ? हमें बताओ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? काव्या की बात सुनकर अदिति जैसे होश में आ गई। उसने अटकती हुई आवाज में कहा, ये सब अनजाने में हुआ है। ये मेरी मांग, ये सिंदूर, ये सब अचानक, मुझे नहीं पता काव्या, ये सब कैसे हो गया? अदिति की बात सुनकर विराट ने गुस्से में दहाड़ते हुए जवाब दिया, सही कह रही है तुम्हारी बहन, ये सब सिर्फ एक हादसा है और कुछ नहीं। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वैसे भी मैं इस लड़की से नफरत करता हूँ। विराट के पापा अमित रघुवंशी, जो इस वक्त वहीं मौजूद थे, उन्होंने विराट का हाथ पकड़कर उसे चुप होने के लिए कहा, लेकिन विराट इस वक्त बहुत गुस्से में था।
और अपने पापा की बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी पुजारी जी का स्वर मंदिर में गूंज उठा। जिस रिश्ते को साक्षात महादेव ने बनाया हो, उसे तोड़ने का अधिकार इस दुनिया में किसी को नहीं। तुम्हारे हाथों में पकड़ी पूजा की थाली से इस लड़की की मांग में गिरा सिंदूर इस बात का गवाह है बेटा कि तुम दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध चुके हो। पुजारी जी के शब्द सुनकर अमित रघुवंशी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो अपनी तबीयत ठीक होने के बाद विराट के साथ महादेव के दर्शन करने आए थे, लेकिन महादेव ने तो उनकी मन की इच्छा को ही पूरा कर दिया। अमित रघुवंशी अदिति को हमेशा से अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। वो लगातार विराट को इस रिश्ते के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे। अदिति को उदास देखकर मनोज जी का दिल पिघल उठा। वो अदिति के पास आए और उसे अपने गले से लगाकर उन्होंने कहा, नहीं बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो, कोई तुम्हें इस रिश्ते में बंधने के लिए नहीं कहेगा। मनोज जी की बात सुनकर पुजारी जी ने मुस्कुराकर मनोज जी की तरफ देखा और कहा, अदिति बिटिया को हमने पहले ही कहा था, उसके जीवन में ऐसा कुछ होने वाला है। और मिश्रा जी, अब आप ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाकर अदिति बिटिया के जीवन में और ज्यादा समस्याओं को न्योता दे रहे हैं। पुजारी जी की बात सुनकर वो चुप हो गए। अमित जी अदिति को इस तरह दुखी देखकर उसके पास आए और अदिति का हाथ पकड़कर उससे कहा, बेटी, मैं जानता हूँ ये सब बहुत जल्दी में और अजीब ढंग से हुआ है, लेकिन यकीन मानो, मैं खुद विराट का रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आने वाला था। जब हॉस्पिटल में तुम्हें देखा, तभी मैंने तुम्हें अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया था। इस रिश्ते को मत ठुकराओ बेटी। अदिति और विराट दोनों ने एक साथ आश्चर्य से अमित जी के चेहरे की तरफ देखा। अदिति का हाथ अपनी मांग में लगे सिंदूर पर चला गया, जिसके रंग ने अब उसके हाथों की उंगलियों को भी रंग दिया। अदिति की हल्की गुलाबी साड़ी पर भी लाल सिंदूर के निशान नजर आ रहे थे। अदिति अमित जी की बात का जवाब दिए बिना मंदिर से बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। पुजारी जी ने अदिति को रोकते हुए कहा, बेटी, भगवान शिव ने तुम दोनों की जोड़ी खुद बनाई है। इस लड़के के हाथों से पवित्र और पावन मुहूर्त पर तुम्हारी मांग में सिंदूर भर चुका है। आज महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के सामने मांग भरने के कारण तुम 7 जन्मों के लिए पति पत्नी बन गए हो। पुजारी जी के शब्दों ने अदिति के कदम वहीं के वहीं रोक दिए। दक्ष, हद सगाई के सपने देख रहा दक्ष अपनी किस्मत को कोस रहा था। दक्ष की दादी मालती सक्सेना अपने पोते को खुश देखना चाहती थी। उन्होंने पुजारी जी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, लेकिन पुजारी जी, आज तो अदिति बिटिया की सगाई हमारे पोते दक्ष के साथ होने वाली थी, फिर ये अनहोनी कैसे हो गई? देखिए ना पुजारी जी, इस बात से कोई खुश नहीं है। कोई तो उपाय होगा ना इस अनचाहे बंधन को तोड़ने का। और वैसे भी अदिति इस लड़के के साथ विवाह नहीं करना चाहती। पुजारी जी ने मालती जी को समझाया कि अदिति के जीवन में ये सब होना ही था। इस होनी को टालना किसी के वश में नहीं था। साथ ही पुजारी जी ने मालती जी को समझाने की कोशिश की कि अदिति और विराट का बंधन जुड़ना पहले से तय था, इसीलिए अदिति को अब विराट को ही अपना पति मान लेना चाहिए। अदिति चुप थी। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या किया जाए। एक तरफ विराट अपने पापा से मंदिर से घर जाने की बात कर रहा था, वही काव्या दक्ष को दिलासा दे रही थी कि उसे उसका प्यार जरूर मिलेगा। सुधा अपना सर पकड़कर एक कोने में बैठी थी और मामा जी अदिति को संभाल रहे थे। और फिर अगले ही पल अदिति ने अपना फैसला वहां मौजूद लोगों को सुना दिया।
महादेव की मूर्ति के ठीक सामने आंखों में आंसू और चेहरे पर कठोरता के भाव लिए अदिति ने भगवान की प्रतिमा की तरफ इशारा करते हुए अपना फैसला सुनाया। नहीं मानती मैं इस रिश्ते को, और ना ही आज के बाद कभी इन पर भरोसा करूंगी। पुजारी जी अदिति को लगातार ये बात समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो कुछ भी आज उसके साथ हुआ था उसका अंदेशा उन्हें पहले से ही था। पुजारी जी ने आगे बढ़कर अदिति के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, हमने तुमसे पहले ही कहा था बिटिया, तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ बदलने वाला है, और ये जो कुछ भी हुआ है इसे मत ठुकराओ। ये स्वयं महादेव की मर्जी है और उनसे आगे इस संसार में किसी की नहीं चलती। तुम इस लड़के के साथ विवाह के बंधन में बंध चुकी हो, तुम उसकी धर्म पत्नी हो और इस बात को तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। अदिति की आंखों में नमी थी और चेहरे पर गुस्सा। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से लगातार भगवान की मूर्ति की तरफ देखे जा रही थी, जैसे आज उसके दिल की सारी तकलीफ शिकायत बनकर बाहर आना चाहती थी। दर्द भरी हंसी के साथ अदिति ने कहा, महादेव की मर्जी। मेरी जिंदगी में आज तक जो कुछ भी हुआ वो सब इनकी मर्जी से ही तो हुआ। पहले मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई और फिर पापा, और उसके बाद हर दिन मामी के ताने। सब कुछ महादेव की मर्जी है ना पुजारी जी? यही कहना चाहते हैं ना आप? और आज ये बिना मर्जी की शादी, ये भी इनकी मर्जी से हुआ है। तो मैं भी कह देती हूँ कि आज मुझे आपके महादेव की मर्जी मंजूर नहीं है। इतना कहकर अदिति ने अपना चेहरा दूसरी तरफ पलटा। वो अदिति जो हमेशा भगवान की मूर्ति नजर आने तक कभी उन्हें अपनी पीठ दिखाकर मंदिर से बाहर नहीं जाती थी, आज पहली बार भगवान की मूर्ति की तरफ पीठ फेरकर तेज कदमों से मंदिर के बाहर की तरफ जा रही थी। हवाएं जोर जोर से चलने लगी थी, जिसकी वजह से मंदिर के घंटे बजने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। मनोज जी अदिति को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। सुधा भी तेज कदमों से अदिति के पीछे पीछे चलती, लेकिन सुधा के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। अदिति की जिंदगी में हुए इस नए तमाशे की वजह से सुधा का दिल खुशी से भर गया था। वो तो हमेशा से यही चाहती थी कि अदिति की जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसा होता रहे जिससे उसे तकलीफ पहुंचती रहे, क्योंकि अदिति को पहुंचने वाली हर तकलीफ सुधा को खुशी देती थी। और वहीं दूसरी तरफ एक कोने में चुपचाप खड़ा था दक्ष, जिसका प्यार, जिसकी दुनिया उसकी ही आंखों के सामने उजड़ चुकी थी। काव्या लगातार दक्ष को दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। दक्ष प्लीज परेशान मत हो, और तुम जानते हो ना, दीदी और विराट की शादी गलती से हुई है। दीदी नफरत करती है उस लड़के से, वो कभी उसे अपना पति नहीं मानेंगी। दीदी की शादी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ होगी। दक्ष, इस तरह हिम्मत हारने से कुछ नहीं होने वाला। दक्ष की दादी मालती जी जैसे अपनी सुध बुध खो बैठी थी। कितने अरमानों से उन्होंने अपने पोते की शादी की तैयारियां की थी। वो अपने पोते को खुश देखना चाहती थी, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसने एक ही झटके में दक्ष के मुस्कुराते हुए चेहरे पर फिर से पहले जैसी उदासी ला दी। अपने आप को संभालते हुए दादी ने दक्ष का हाथ पकड़ा और उसे फिर वहां से चलने के लिए कहा, चलो बेटा। और वैसे भी काव्या ठीक कह रही है, अदिति तुम्हें पसंद करती है। वो उस विराट जैसे आवारा लड़के के साथ कभी शादी नहीं करेगी। देखना तू, बस 2-3 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे। लेकिन अभी हमें घर चलना होगा। दक्ष बेजान कदमों से चलता हुआ मंदिर के बाहर आ गया।
अब मंदिर के अंदर सिर्फ अमित जी और विराट ही थे। विराट ने गुस्से में अपना हाथ जोर से मंदिर के खंबे पर मारा और गुस्से में मन में कहा, शादी और इस लड़की के साथ जिसने मेरे पापा को चोट पहुंचाने की कोशिश की। नफरत करता हूं मैं इस लड़की से। समझती क्या है अपने आप को? मेरा रिश्ता ठुकरा कर गई है। अपनी पत्नी तो क्या, मैं इस जैसी लड़की को अपने घर की चौखट पर कदम तक ना रखने दूं। विराट को परेशान देखकर अमित जी को उसकी चिंता हो रही थी। उनकी तबीयत ठीक हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। कांपते हुए पैरों के साथ वो विराट के पास गए और उन्होंने विराट के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, गलतफहमी में ही सही, लेकिन वो लड़की अब हमारे घर की बहू और तुम्हारी पत्नी है। अपने पापा की बात सुनकर विराट हैरान था। उसने सवालिया नजरों से अमित जी के चेहरे की तरफ देखा, जैसे उनसे पूछना चाहता हो, क्या सच में वो अदिति को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं? और उसके बिना कुछ पूछे ही अमित जी ने उसके सवाल का जवाब दे दिया। मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन ये फैसला मैं तभी ले चुका था जब मैं हॉस्पिटल में था। अदिति बहुत अच्छी लड़की है और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ विराट कि जिस राह पर तुम चल रहे हो वो राह सिर्फ बर्बादी की तरफ जाती है, और तुम्हें उस रास्ते पर चलने से अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ ये लड़की है, अदिति, मेरे घर की बहू। विराट लगातार आंखें फाड़ फाड़ कर अपने पापा के चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। उसके दिल में हजारों सवाल थे, क्योंकि विराट को अभी तक ये लगता था कि उसके पापा की कार का एक्सीडेंट अदिति की गाड़ी से हुआ था। विराट को लग रहा था कि शायद उसके पापा इस सच को नहीं जानते और इसलिए उसको रोकने के लिए कहा। अपने पापा को इस तरह इमोशनल देखकर विराट ने उनसे कहा, ठीक है पापा, अभी हम घर चलते हैं, बाद में जाकर अदिति से बात करूंगा। विराट ने अपने पापा से कह तो दिया था कि वो अदिति से बात करेगा, लेकिन उसके दिल को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। अपने पापा को घर पर छोड़ने के बाद विराट सीधा अपने दोस्तों की महफिल में जा पहुंचा। वही महफिल जहां पर विराट के चारों तरफ लड़कियां और शराब की बोतल होती थी। एक पब में लाउड म्यूजिक पर नशे में झूमते विराट ने अपनी एक गर्लफ्रेंड की कमर में हाथ डालकर उसके गालों को चूमते हुए कहा, I was missing you, baby. उस लड़की ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ वाइन का ग्लास अपने होठों से लगा लिया और फिर मदहोश कर देने वाले अंदाज में विराट के कान में धीरे से कहा, मिस तो मैं अभी तुम्हें बहुत कर रही थी। चलो ना, आज की रात साथ बिताते हैं। क्लब में उस वक्त काफी तेज म्यूजिक बज रहा था। विराट के दोस्त नशे में उस म्यूजिक पर डांस फ्लोर पर थिरक रहे थे। विराट ने धीरे से धक्का देते हुए इस लड़की को खुद से दूर किया और अगले ही पल उसे खींचकर अपने पास ले आया और उसकी आंखों में शरारत से देखते हुए कहा, विराट रघुवंशी के करीब आने के लिए लड़कियां कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुम भी अच्छी तरह जानती हो मेरी जान कि मुझे पाना इतना आसान नहीं। विराट के करीब आकर उस लड़की ने बेसब्र होते हुए जैसे ही विराट के होठों को अपने होठों से छूने की कोशिश की, विराट ने अपनी नशीली आंखों से उसे घूर कर देखा और उसके कानों में कहा, अपने आप को कंट्रोल करो, इतनी बेताबी ठीक नहीं, और वैसे भी आज मेरा मूड नहीं है। विराट की बात सुनकर उस लड़की के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन उसने अपने इस गुस्से को छुपा लिया था, क्योंकि वो जानती थी कि उसके सामने जो लड़का खड़ा हुआ था वो किसी भी लड़की के एटीट्यूड को झेलना तो दूर, एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करता था। विराट की पकड़ उस लड़की की कमर के चारों तरफ मजबूत हो गई थी। वो लड़की अब अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और विराट की मजबूत बाहों से अपने आप को छुड़ाने के लिए कसमसाने लगी थी।
लेकिन विराट ने उसके चेहरे पर बिखरे हुए बालों को अपने हाथ की उंगली से पीछे करते हुए कहा, सपने देखना बंद करो। इतनी आसानी से किसी को मिल जाऊं, मैं वो चीज नहीं। लेकिन तभी अचानक विराट ने महसूस किया किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। विराट ने पलट कर देखा, उसका दोस्त अपने मोबाइल फोन में विराट को कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा था। विराट ने झटके के साथ उस लड़की को छोड़ दिया और गौर से मोबाइल फोन में देखने लगा। विराट के दोस्त ने जोर से हंसते हुए कहा, क्या डायलॉग मार रहा था अभी, कि तुझे पाना इतना आसान नहीं। तो ये सब क्या है ब्रो? भाई तेरी शादी हो गई और तूने हमें पार्टी तक नहीं दी। कहकर विराट ने गुस्से में अपनी कार को स्पीड दी और वहां से चला गया। विराट के दिल में अदिति से बदला लेने की आग जोरों से जल रही थी और वहां मिश्रा सदन में अदिति जैसे अपनी सुध बुध खो बैठी थी। आईने के सामने खड़ी अदिति लगातार अपनी मांग में लगे हुए सिंदूर को पागलों की तरह पोंछने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि उसके मामा मनोज जी वहां उसके पास आए, अदिति आंखों में आंसू भरकर चुपचाप खड़ी हो गई। अदिति की इस हालत पर मनोज जी का दिल भर आया था। उन्होंने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसा मत करो बेटा, खुद भगवान ने तुम्हारे लिए ये निर्णय लिया है। मैं तुम्हारा बाप तो नहीं, लेकिन एक मामा होने के अधिकार से बस तुम्हें यही कहूंगा कि अपनी मांग में लगे हुए सिंदूर को साफ मत करो। पुजारी जी ने ऐसा करने से मना किया है। अदिति की आंखों से आंसू बह चले थे। पीछे पलटकर अदिति अपने मामा जी के गले लग गई और फूट फूट कर रोते हुए उसने अपने मामा जी से पूछा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ मामा जी? बचपन से कितना कुछ देखती आई हूं मैं, और मैंने तो कभी शादी करने का सपना तक नहीं देखा था। माँ के बारे में इतनी बातें सुनने के बाद शादी जैसी चीज से मेरा भरोसा उठ गया था। कर पहुंची और नाटक करते हुए कहा, अरे भाई, मैंने तो अब तेरी पसंद का लड़का देखा था, वो दक्ष तेरे साथ डॉक्टर है ना। लेकिन वो क्या है ना अदिति, तेरी तो किस्मत ही फूटी है। पहले तेरे माँ बाप तुझे छोड़ के चले गए और अब इतना अच्छा खासा लड़का हाथ से निकल गया। पल्ले भी पड़ा तो कौन, वो बिगड़ैल। वो तुझे बीवी तो क्या, अपने घर की नौकरानी भी ना बना के रखे। अपनी माँ सुधा की इस तरह की कड़वी बातें सुनकर वहीं पास में खड़ी काव्या का दिल दुखी हो रहा था। काव्या इस वक्त माहौल को और ज्यादा खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मन ही मन सोच रही थी, अपनी बेटी का सौदा तो कर चुकी हो माँ, और दूसरी बेटी की जिंदगी में जो कुछ भी हुआ उसके लिए सांत्वना देने की बजाय उसे और भला बुरा सुना रही हो। आखिर किस मिट्टी की बनी हो। तभी मिश्रा सदन के दरवाजे पर किसी कार के जोर से ब्रेक लगाने की आवाज आई और सब लोगों ने चौंक कर उधर की तरफ देखा। कार के जोर से ब्रेक लगाने की आवाज सुनकर सुधा तेज कदमों से चलकर घर के मुख्य दरवाजे के बाहर आई। सुधा के पीछे पीछे मनोज जी भी बाहर आ गए थे, लेकिन अदिति अपने ख्यालों में खोई चुपचाप अपने रूम में बैठी थी। सुधा गुस्से में दंदनाती हुई बाहर आई। इससे पहले कि सुधा कुछ कहती, उसकी नजर सामने रुकी बड़ी सी कार पर पड़ी, जिसे देख सुधा की आंखें खुली की खुली रह गई। सुधा भागते हुए गाड़ी के पास जाकर उस पर प्यार से हाथ फेरते हुए कार के अंदर झांकने की कोशिश करने लगी। तभी कार का दरवाजा खुला और दरवाजे के खुलने की आवाज आते ही सुधा झट से पीछे होते हुए गौर से गाड़ी से उतरने वाले शख्स को देखने लगी।
और विराट को गाड़ी से बाहर आते देख सुधा ने हैरान होते हुए पूछा, अरे दामाद जी, आप यहाँ इस समय क्या बात है? विराट इस वक्त पूरी तरह से शराब के नशे में डूबा हुआ था। विराट ने लाल लाल आंखों से सुधा की तरफ देखा और अपने जैकेट को ठीक करते हुए लड़खड़ाती आवाज में कहा, मैं यहाँ अपनी बीवी से मिलने आया हूँ। एनी प्रॉब्लम? कहाँ है मेरी बीवी? डॉक्टर अदिति शर्मा, बाहर आओ, देखो तुम्हारा पति तुमसे मिलने आया है। विराट लड़खड़ाते हुए घर के अंदर की तरफ चला जा रहा था। सुधा की नजरें अब भी विराट की महंगी लग्जरी गाड़ी पर थी। वो मन में सोचने लगी, अरे ये तो कमाल हो गया, मैं तो इसे कोई छोटा मोटा रईस समझी थी, लेकिन ये तो करोड़पति लगता है। इसकी गाड़ी इतनी बड़ी है तो घर कितना बड़ा होगा। कहाँ वो मामूली सा डॉक्टर दक्ष, और कहाँ ये, मैं भी कहाँ 20,000 के पीछे पड़ी हूँ। अब तो पूरी की पूरी सोने की मुर्गी हाथ लगी है। अब देखती हूँ वो अदिति की बच्ची कैसे इसे अपना पति नहीं मानती। विराट को वहां देखकर काव्या ने गुस्से से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए यहाँ से। और आपने कितनी शराब पी हुई है? आप इस वक्त हमारी दीदी से नहीं मिल सकते। मनोज जी ने भी विराट को रोकने की कोशिश की और उसे वापस अपने घर जाने के लिए समझाने लगे, लेकिन विराट ने काव्या और मनोज जी की कोई बात नहीं सुनी और आराम से घर के अंदर आकर बैठ गया। सुधा विराट की आओ भगत करने में जुट गई थी। ये देखकर मनोज जी ने सुधा से कहा, क्या कर रही सुधा? घर में 2-2 जवान बेटियां हैं और ये लड़का इस वक्त नशे में धुत है और तुम इसकी खातिरदारी करने में जुटी हो। क्या है ये सब? सुधा ने मनोज जी की तरफ गुस्से से देखा और जवाब दिया, अरे आप तो चुप ही रहिए, देखा नहीं कितना पैसे वाला है, ऐसे ही नहीं कर रही हूँ सब कुछ। अरे अदिति तुम्हारी राज करेगी राज, अगर उस घर में चली गई। हाँ, एक तो मैं उसके भले के लिए ये सब कर रही हूँ और तुम उल्टा मुझे ही सुना रहे हो। हाँ। सुधा ने विराट से बड़े प्यार से कहा, दामाद जी, पहली बार आप अपने ससुराल आए हैं, बताइए क्या खाएंगे? विराट ने सुधा की ओर घूर के देखा। उसे सुधा के चेहरे से ही वो बड़ी लालची औरत लग रही थी। उसने सुधा की बात को नजरअंदाज कर दिया और अदिति के बारे में पूछा। विराट बार बार अदिति का नाम लेकर चिल्ला रहा था। वो सुधा से कह रहा था कि उसे अदिति से मिलना है। उधर अपने कमरे में बैठी अदिति ने जब विराट की आवाज सुनी तो अपने कमरे से निकलकर बाहर आने लगी, लेकिन तभी काव्या ने उसे विराट के सामने जाने से मना कर दिया और कहा कि अभी विराट गुस्से में है, इसीलिए अदिति को उससे नहीं मिलना चाहिए, वरना बात और बढ़ जाएगी। लेकिन सुधा ने विराट की आवाज सुनकर उसके सामने आते हुए कहा, अरे मैं बताती हूँ ना दामाद जी, आपकी बीवी, आपकी प्यारी अदिति कहाँ है? अब तो उस पर आपका हक बनता है। अब भाई शादी के बाद बेटियां माँ बाप के लिए तो पराई हो जाती हैं। अब वो माने या ना माने, लेकिन मेरी तरफ से आपको पूरी इजाजत है अपनी पत्नी से मिलने की। हाँ। सुधा विराट को सीढ़ियों से ऊपर अदिति के कमरे तक ले गई। मनोज जी ने सुधा को रोकने की कोशिश की, लेकिन हर बार की तरह सुधा ने उनकी एक बात नहीं सुनी। अदिति के कमरे के दरवाजे पर खड़ी काव्या ने सुधा को रोकते हुए कहा, रुक जाओ माँ, ये आप क्या कर रही हो? सुधा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, जाओ यहाँ से, मैं जो कर रही हूँ सही है, मेरे रास्ते में मत आ काव्या, नहीं तो अदिति को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। हाँ। काव्या की लाख कोशिशों के बाद भी सुधा ने विराट को अदिति के कमरे में भेज दिया। अदिति हैरान सी अपनी मामी के बर्ताव को देख रही थी। विराट के अंदर आते ही अदिति ने कमरे से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन विराट ने झटके से उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया
और सुधा ने जल्दी से कमरे के बाहर लॉक लगाकर मनोज और काव्या को धमकी देते हुए कहा, खबरदार जो किसी ने भी इस ताले को खोलने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ। उधर कमरे के अंदर अदिति ने गुस्से से चिल्लाकर विराट से कहा, क्यों आए हो तुम यहाँ? क्या चाहते हो आप? जाओ यहाँ से विराट रघुवंशी, मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। गेट आउट फ्रॉम माई रूम। अदिति की बात सुनकर भी विराट पर कोई असर नहीं हुआ। विराट अदिति को सिर से लेकर पांव तक शरारत भरी नजरों से देख रहा था। विराट ने मुस्कुराते हुए अदिति के करीब आकर उसके कानों में धीरे से कहा, आज तो हमारी सुहागरात है मेरी जान, अब हमारी शादी हो ही गई है, तो क्यों ना हम अपनी इस स्पेशल नाइट को स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करें। विराट की नजरें अदिति को और बेचैन कर रही थीं। अदिति ने विराट को अपने से दूर करने की कोशिश की, लेकिन विराट ने अदिति को कसकर पकड़ लिया और अपने हाथों की उंगलियों को अदिति की पीठ पर शरारत से घुमाने लगा। विराट ने अपने होठों से अदिति की गर्दन को छूना चाहा, लेकिन अदिति ने खुद को उससे दूर कर लिया और गुस्से में कहा, मुझे छोड़ दो विराट, तुम जो चाहते हो वो कभी नहीं हो सकता। विराट ने हंसते हुए कहा, अरे पति हूं तुम्हारा और मेरा पूरा हक बनता है तुम्हारे साथ वो सब करने का जो एक हस्बैंड को अपनी वाइफ के साथ करना चाहिए। माय डियर वाइफ डॉक्टर अदिति। अदिति ने अपने आप को विराट की पकड़ से छुड़ा लिया और फिर उससे दूर हटते हुए हंसकर कहा, शादी, प्यार, इन सब बातों का मतलब भी समझते हो तुम जैसा इंसान जो हर लड़की को सिर्फ दिल बहलाने की चीज समझता है और जो न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है, वो मेरी लाइफ का हिस्सा कभी नहीं बन सकता, समझे तुम? लेकिन विराट के सर पर नशा और अदिति से बदला लेने की धुन दोनों सवार थे। वो अदिति को अपनी बाहों में देखना चाहता था, क्योंकि अदिति अब उसके लिए एक जिद बन चुकी थी, एक ऐसी जिद जिसे विराट किसी भी तरह पूरी करना चाहता था। अदिति ने विराट से बचने के लिए कमरे का दरवाजा खटखटाना शुरू किया और अपनी मामी को आवाज लगाते हुए कहा, मामी प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, मुझे इस लड़के के साथ नहीं रहना, प्लीज मामी। लेकिन कमरे के बाहर सुधा मुस्कुरा रही थी। अदिति को इस तरह तड़पता देख उसके कलेजे को ठंडक मिल रही थी। अदिति की आवाज को अनसुना करते हुए सुधा मुंह बनाकर अपने कमरे में जाकर सो गई। कई बार आवाज देने पर भी जब मामी ने दरवाजा नहीं खोला तो अदिति समझ गई कि अब कोशिश करने का कोई फायदा नहीं था। परेशान होकर अदिति ने जब पलटकर विराट की तरफ देखा तो उसे पता चला कि नशे में होने की वजह से विराट अदिति के बेड पर सो गया था। कुछ देर पहले तक जिस विराट ने अदिति के कमरे में तमाशा खड़ा किया हुआ था, इस वक्त वो एक मासूम बच्चे की तरह चुपचाप सो रहा था। विराट को इस तरह सोते हुए देखकर अदिति ने चैन की सांस ली और फिर विराट के पैरों की तरफ देखा। विराट शूज पहनकर ही अदिति के बेड पर सो गया था। ये देख अदिति को गुस्सा आ गया। इडियट इंसान, सो तो ऐसे रहा जैसे इसका खुद का बिस्तर हो। पहले लाइफ में कम मुसीबत थी जो अभी अनचाहा पति और आ गया। अदिति ने नफरत भरी निगाहों से विराट की ओर देखा और फिर उसे जगाने की कोशिश की, पर काफी नशे में होने के कारण विराट गहरी नींद में बेसुध पड़ा था। अदिति ने एक नजर विराट को देखकर मन में कहा, एक तो ये यहाँ मेरे रूम में और बाहर मामी, ये मामी भी ना मुझे दुखी करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। ओह गॉड, क्या करूं मैं? पापा देख रहे हैं ना आपकी बेटी के साथ क्या हो रहा है? अदिति उदास होकर खिड़की के पास बैठ गई और दूर आसमान में बिखरे सितारों को देखने लगी। उन सितारों को देखकर अदिति को अपने पापा की बचपन की कही एक बात याद आ गई, जब उन्होंने एक बार अदिति से कहा था,
जब भी कोई हमसे दूर चला जाता है ना बेटा, तो वो आसमान में सितारा बनकर हमें रोज देखता है। ये बात याद करते ही अदिति के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और उन चमकते सितारों के बीच एक सितारा जो सबसे ज्यादा चमक रहा था, उसकी तरफ देखकर अदिति की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से कहा, पापा, आई मिस यू। प्लीज वापस आ जाइए या मुझे अपने पास बुला लीजिए। काफी देर तक खिड़की के पास बैठे रहने के बाद अदिति ने एक नजर विराट पर डाली और फिर वहीं जमीन पर अपना बिस्तर लगाकर लेट गई। अगली सुबह जब विराट की नींद खुली तो अपने आप को एक अनजान जगह देखकर वो हड़बड़ा गया। तभी उसकी नजर नीचे जमीन पर सोई हुई अदिति पर पड़ी और बीती रात की एक एक बात विराट को याद आने लगी। खिड़की से आई सूरज की रोशनी अदिति के चेहरे पर गिर रही थी, जिसके कारण अदिति का चेहरा बड़ी ही खूबसूरती से चमक रहा था। उसके बिखरे बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। अचानक से विराट उठा और अदिति के चेहरे को गौर से देखने लगा। इतनी नफरत होने के बावजूद भी विराट को आज अदिति का वो मासूमियत से भरा चेहरा अच्छा लग रहा था। उसके होठों पर स्माइल आ गई थी। उसने धीरे से कहा, ब्यूटीफुल, बट आई हेट यू डॉक्टर अदिति। वहां से उठकर विराट जैसे ही कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाजे के पास आया, अचानक उसके कदम रुक गए और वो अदिति की तरफ बढ़ा। विराट ने नीचे झुकते हुए अदिति के चेहरे पर आए बालों को अपने हाथ से कान के पीछे कर दिया। नींद में भी विराट का हाथ लगने से अदिति के माथे पर हल्की सी शिकन नजर आ गई थी। एक बार फिर अदिति को देखकर विराट 2 पल के लिए वहीं रुक गया और फिर तुरंत अपने आप को संभालते हुए नीचे चला आया, जहां हॉल में बैठकर पहले से ही सुधा उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। विराट को आता देख सुधा झट से विराट के सामने आते हुए उससे कुछ ज्यादा ही मुस्कुराते हुए पूछा, अरे दामाद जी, हमसे बिना मिले कहाँ चल दिए? अच्छा, ये तो बताइए आपकी रात कैसी बीती? अदिति ने आपको परेशान तो नहीं किया ना? हा? विराट को सुधा का स्वभाव अच्छे से पता चल गया था। सुधा की नजरों से ही लालचीपन झलक रहा था। विराट ने एक लंबी सी अंगड़ाई लेकर शरारती अंदाज में कहा, नो मामी जी, लास्ट नाइट तो मेरे लिए काफी स्पेशल थी। अब अपने बीवी के साथ था मैं, तो आप समझ ही सकती। खैर, अभी चलता हूँ। विराट की बात सुनकर तो सुधा खुशी से झूमने लगी। वहीं हॉल में बैठी काव्या उन दोनों की बातें सुनकर आग बबूला हो रही थी। विराट की नजर वहीं बैठी काव्या पर पड़ी, जो उसे गुस्से से देख रही थी। विराट ने काव्या की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहा, हाय ब्यूटीफुल, गुड मॉर्निंग, यू लुकिंग वेरी प्रिटी। काव्या ने विराट की बात का कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से से अंदर चली गई। विराट हंसते हुए बाहर जाने लगा, तभी सुधा ने उसके सामने आते हुए उसका रास्ता रोक कर कहा, अरे दामाद जी, कहाँ चल दिए? पहली बार आए हो, हमें भी अपनी खातिरदारी का मौका तो दो। चाय नाश्ता करे बिना हम तो आपको जाने ना देंगे। हा? विराट ने सुधा की बात सुनकर सुधा को जवाब देते हुए कहा, मामी जी, अब तो रिश्ता जुड़ गया है, खातिरदारी तो होती ही रहेगी, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। लेकिन अदिति से कहना जल्दी आऊंगा। विराट सुधा को इग्नोर करते हुए बाहर निकल गया। विराट के घर से बाहर निकलते ही सुधा ने अमित रघुवंशी का नंबर डायल कर दिया, जो उसने काव्या की मदद से इंटरनेट से ढूंढ लिया था। अमित जी के फोन उठाते ही सुधा ने चहकती हुई आवाज में कहा, नमस्ते समधी जी, मैं सुधा बोल रही हूँ। अरे आपकी बहू अदिति की मामी। अमित जी ने गंभीरता के साथ पूछा।
जी बताइए सुधा जी, सब ठीक तो है ना? अदिति कैसी है? देखिए, कल जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था, लेकिन मैं वाकई में अदिति को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। सुधा ने हंसते हुए कहा। अरे अरे अमित जी, आप बेकार ही परेशान हो रहे हैं। मैंने तो आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि कल दामाद बाबू यहीं थे हमारे घर। अरे समझ जाइए, पूरी रात आपका बेटा अपनी बीवी अदिति के साथ था। अब चिंता की क्या बात अमित जी। सुधा ने बढ़ा चढ़ाकर अमित जी को सारी बात बता दी। सुधा को अब कैसे भी करके रघुवंशी खानदान से अपना रिश्ता बनाए रखना था। सुधा की बात सुनकर अमित जी खुश हो गए थे। अदिति और विराट का रिश्ता आगे बढ़ रहा था, इस बात की अमित जी को खुशी थी। सुधा से बात करने के बाद कुछ ही पल में विराट ने घर के अंदर कदम रखा। अमित जी की खुशी उनके आंखों से साफ झलक रही थी। विराट के घर आते ही अमित जी ने उसे खुश होकर उससे कहा, मैं बहुत खुश हूँ विराट बेटा, और मुझे लगता है अब तुम्हें अदिति को अपने घर ले आना चाहिए। घर की बहू के कदम घर में पड़ेंगे तो सब अच्छा होगा। विराट अपने और अदिति के बारे में सारी सच्चाई बताना चाहता था, पर अपने पापा की तबीयत को ध्यान रखते हुए विराट ने चुप रहना पसंद किया और कुछ न बोलते हुए वहां से अपने कमरे में चला गया। अमित जी को लगा शायद विराट शर्माते हुए चला गया, पर असली वजह तो सिर्फ विराट ही जानता था। सुधा की बातें सुनने के बाद अमित जी के मन में विराट और अदिति के रिश्ते में सुधार आने की उम्मीद जाग गई थी। अमित जी खुश थे। उन्होंने अपनी ये खुशी अपने घर में काम करने वाली आशा ताई से भी बांटी थी। विराट की मां के गुजर जाने के बाद आशा ताई ने ही विराट को मां की तरह पाला था, इसलिए विराट और अदिति के बारे में जानकर आशा ताई भी बहुत खुश थी। उसी वक्त कमलराज अमित जी के घर पहुंचा और अमित जी के चेहरे पर इतनी खुशी देख कमलराज से रहा नहीं गया। उसने पूछा, क्या बात है अमित बाबू, आजकल कुछ ज्यादा ही खुशी से चहक रहे हैं। तनिक हमें भी तो बताइए भाई, आखिर माजरा क्या है? हम भी तो सुने। सुना कल शिव मंदिर में बड़ा बवाल हो गया विराट के ब्याह को लेकर, बस इसीलिए आपसे जानने चले आए। सब खैरियत तो है ना? अमित जी ने खुश होते हुए कमलराज की बात का जवाब दिया। मैं बहुत खुश हूँ कमलराज कि अदिति जैसी लड़की मेरे घर की बहू बनेगी। भले ही ये शादी अनजाने में हुई है, लेकिन मैं तो पहले से ही अदिति को अपने घर की बहू बनाने के बारे में सोच चुका था। कमलराज ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए पूछा, कौन अदिति? अमित जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे अदिति हमारी बहू। जानते हैं, सहारा हॉस्पिटल में उसने ही हमारी जान बचाई थी, और भोलेनाथ की कृपा तो देखिए, उन्होंने अदिति को इस घर की बहू बनाकर हमारी इच्छा पूरी कर दी। कमलराज ने अभी तक अदिति को देखा नहीं था। जब उसने अमित जी से इस बारे में पूछा कि क्या विराट ने इस शादी को मान लिया है, तो अमित जी ने कमलराज को कहा कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा और शायद विराट भी अदिति को अपना लेगा, क्योंकि वो पूरी रात उसके साथ था। ये बातें जानने के बाद कमलराज के दिल में अदिति से मिलने की इच्छा जाग गई। उधर दूसरी तरफ विराट तैयार होकर जैसे ही अपने कमरे से बाहर आया, वो नहीं जानता था ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन बार बार उसके दिल में अदिति का ख्याल आ रहा था, जिसके कारण विराट का मूड खराब हो रहा था। अमित जी की तबीयत काफी सुधर गई थी, लेकिन अभी वो ऑफिस जाने की हालत में नहीं थे। इसलिए अमित जी पूरे मन से चाहते थे कि विराट अब ऑफिस जाए। अमित जी ने विराट से नाश्ता करते वक्त ऑफिस जाने के लिए कहा, विराट तुम ऑफिस चले जाओ बेटा, देखो अब ये बिजनेस तुम्हें संभाल लेना चाहिए। अब तुम्हारी शादी हो गई है, जिम्मेदारी उठाना सीखो बेटा। विराट को ऑफिस जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो आजाद पंछी की तरह उड़ना जानता था। पब, ड्रिंक्स, पार्टी और गर्लफ्रेंड्स, यही तो उसकी लाइफ थी। लेकिन अमित जी का मन रखने के लिए विराट ने ऑफिस जाने के लिए हाँ कर दी।
अमित जी को एक बार फिर गलतफहमी हो गई। उन्हें लगा कि अदिति की वजह से शायद विराट बदल रहा है, और मन ही मन अमित जी इस सब के लिए अदिति को धन्यवाद दे रहे थे। विराट के जाते ही आशा ताई ने खुश होते हुए कहा, देखा साहब, बहुरिया ने एक रात में जादू कर दिया हमारे विराट बाबा पर। आपके एक ही बार कहने से ऑफिस चले गए। अब जल्दी से बहुरिया को घर ले आइए साहब, फिर देखना कैसे सब ठीक होता है। विराट आज कई दिनों बाद ऑफिस जा रहा था। अदिति का वो सोता हुआ मासूम चेहरा उसे बार बार याद आ रहा था, और अदिति के ही ख्यालों में गुम विराट को पता ही नहीं चला कि कब उसने अपनी कार सहारा हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी। जैसे ही विराट सहारा हॉस्पिटल के पास जा पहुंचा, उसकी नजर सामने खड़ी गाड़ी पर गई, जिसमें अदिति दक्ष के साथ बैठी हुई थी। दक्ष और अदिति को साथ देखकर विराट वहीं रुक गया और उन दोनों को देखने लगा। दक्ष की कार में बैठी अदिति विराट के बर्ताव के कारण अपसेट थी। उसने दक्ष से कहा, देखो ना दक्ष, मेरी जिंदगी एक बार फिर मुझे किस जगह पर ले आई है। क्या सोचा था और क्या हो गया? दक्ष ने अदिति का हाथ थामते हुए कहा, कोई बात नहीं अदिति, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जब चाहो उस रिश्ते से बाहर आ सकती हो। एंड देखा जाए तो अदिति, तुम्हारा और विराट का कोई रिश्ता है ही नहीं। अदिति ने नफरत से कहा, मैं उस विराट रघुवंशी को पति मानना तो दूर, उसका चेहरा तक देखना पसंद नहीं करती। दक्ष, तुम्हें तो पता है मेरा मतलब तुमसे शादी। मैं खुश थी दक्ष, लगा जैसे इस बहाने से ही शायद मुझे खुश होकर जीने की वजह मिल जाए। अदिति की बात सुनकर दक्ष इमोशनल हो गया। उसने अदिति को गले लगाते हुए धीरे से कहा, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। Why are you crying for विराट? वो काबिल ही नहीं है। Just forget and move on. मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। तुम्हें जब मेरी जरूरत होगी तुम मुझे अपने साथ पाओगी। दक्ष और अदिति को साथ देकर विराट को लगा वो दोनों कार में रोमांस कर रहे हैं। विराट को अदिति का दक्ष के साथ इतना पास आना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उन दोनों को देखकर उसने हंसते हुए अपने आप से कहा, कम ऑन विराट रघुवंशी, वो अदिति अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश है तो उसे रहने दो ना। और वैसे भी वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन कुछ भी कहो डॉक्टर अदिति, मुझे तो तुम अपने पास भी नहीं आने देते, और इस डॉक्टर दक्ष के साथ। खैर, मुझे क्या। विराट अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला गया। अमित जी घर पर अदिति से बात करने के बारे में सोच रहे थे। मंदिर में वो अदिति से बात नहीं कर पाए थे, पर अब अमित जी खुद उससे बात करके उसे घर आने के लिए मनाना चाहते थे। अमित जी खुश थे कि अब उनके परिवार को संभालने के लिए अदिति घर आएगी। अमित जी के लिए अदिति ने विराट को पूरी रात अपने कमरे में रहने दिया। ये इसी बात की तरफ इशारा कर रहा था कि अब अदिति भी इस रिश्ते को निभाना चाहती है। अमित जी ने जैसे ही अदिति से बात करने के लिए फोन हाथ में उठाया, उनके मोबाइल पर किसी की भेजी हुई कुछ तस्वीरें देखकर वो दंग रह गए। उनके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। अमित जी मोबाइल में विराट की जो तस्वीरें किसी ने भेजी थी, उनमें विराट कहीं लड़कियों के साथ पब में डांस कर रहा था तो कहीं शराब के नशे में किसी लड़की की बाहों में था। अमित जी विराट का ये रूप पहली बार देख रहे थे। उन्हें पता था कि विराट बिजनेस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन वो इस हद तक बिगड़ सकता है, अमित जी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था। अमित जी ने घबराहट के साथ आशा ताई को आवाज लगाई, आशा ताई, यहाँ आइए। अमित जी की धड़कनें बढ़ने लगी थी, सांस फूलने लगी थी, आंखों में विराट के लिए गुस्सा बढ़ने लगा। तभी अचानक से अमित जी के माथे पर पसीना छलक आया था। आशा ताई दौड़ती हुई उनके पास आई। क्या हुआ साहब, क्या हुआ? हम अभी डॉक्टर को फोन करते हैं।
अमित जी छाती पर हाथ रखकर एक हाथ में मोबाइल पकड़े विराट की उन तस्वीरों को बार बार देख रहे थे। चेहरे की खुशी गुस्से में बदल गई थी। माथे पर चिंता की लकीरें साफ साफ झलक रही थी। अमित जी ने अपने आप से कहा, मेरा बेटा कब इस राह पर निकल गया, मुझे पता ही नहीं चला। उसकी माँ के जाने के बाद मेरी जिम्मेदारी बनती थी अपने बेटे को संभालने की। मैंने गलती कर दी, मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए था। अब सिर्फ अदिति ही है जो विराट को सही रास्ते पर ला सकती है। बड़ी बड़ी सांसें लेते हुए अमित जी अपने आप से बातें किए जा रहे थे और बात करते हुए उनके माथे पर पसीना छलक आया था। उनके हाथों से मोबाइल फोन छूटकर नीचे गिर गया। आशा ताई ने पानी का ग्लास उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, साहब पानी पी लीजिए, हम अभी विराट बाबा को फोन करके बुलाते हैं। आप ठीक तो है ना? आशा ताई ने अमित जी को पानी पिलाया और विराट को कॉल करके उनकी तबीयत के बारे में बताया। विराट अमित जी की बिगड़ी तबीयत की बात सुनते ही फौरन घर आने के लिए निकला। विराट जैसे ही घर पहुंचा, उसने अमित जी से पूछा, क्या हुआ पापा अचानक से? आशा ताई क्या हुआ है? कोई स्ट्रेस वाली बात हुई है क्या? कोई पापा से मिलने आया क्या? किसी ने कुछ कहा क्या? अमित जी ने उन तस्वीरों के बारे में विराट को कुछ नहीं बताया। उन्होंने विराट को अपने पास बुलाकर धीरे से कहा, आदिति को बुलाओ बेटा, उससे कहना कि मुझे उसकी जरूरत है। अदिति का नाम सुनते ही विराट ने अमित जी से कहा कि वो किसी दूसरे बड़े डॉक्टर को अमित जी का ट्रीटमेंट करने के लिए बुला लाएगा, लेकिन अमित जी ने विराट को किसी और को बुलाने से मना कर दिया। अपने पापा की जिद के चलते न चाहते हुए भी विराट ने हॉस्पिटल में कॉल करके डॉक्टर अदिति के बारे में पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने बताया, जी सर, अदिति मैडम हॉस्पिटल में ही है, मैं उनको आपका मैसेज देती हूँ। अदिति को जैसे ही पता चला कि अमित जी की तबीयत खराब हो गई है, वो अमित जी के लिए परेशान हो गई, लेकिन अदिति उनके घर जाने के लिए हिचकिचा रही थी। मंदिर में हुई उस शादी ने अमित जी और अदिति के डॉक्टर पेशेंट के रिश्ते को ससुर और बहू का रिश्ता की तरफ जाने के लिए मुड़ा। उसे रास्ते में अदिति नजर आई। विराट ने अपनी कार अदिति की स्कूटी के आगे लेकर रोक दी और कार से बाहर आया। दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। विराट ने अपनी कार का दरवाजा खोला और कहा, गाड़ी में बैठो, मेरे साथ चलो। अदिति ने गुस्से से जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। अदिति उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगी। अदिति के ऐसा करने से विराट ने गुस्से से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और उसे घूरते हुए कहा, मैंने कहा गाड़ी में बैठो अदिति, मेरे पास तुम्हारी ना सुनने का वक्त नहीं है। अदिति ने चिल्लाकर कहा, मुझे जरूरी काम से जाना है, मेरा हाथ छोड़ो विराट। और तुम समझते क्या हो अपने आप को? मैंने कहा ना, मुझे जाना है, किसी को मेरी जरूरत है। विराट ने अदिति के नजदीक आकर उसकी आंखों में देखकर कहा, अभी सिर्फ मुझे तुम्हारी जरूरत है एंड मुझे इग्नोर करने की कोशिश दोबारा मत करना। आई डोंट लाइक दिस, कम विद मी। पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो प्लीज कार में बैठो। कुछ देर पहले तक अदिति को लग रहा था शायद विराट फिर से उसके साथ बदतमीजी करना चाहता है, इसलिए उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। लेकिन जब उसे पता चला कि वो उसे अमित जी के पास ले जाने के लिए आया है, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो जल्दी से उसकी कार में बैठ गई। लेकिन अभी भी वो गाड़ी चला रहे विराट को गुस्से से देख रही थी। विराट ने तिरछी आंखों से उसे अपनी ओर देखते हुए देखा तो शरारत से कहा, आई नो आई एम हैंडसम, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे ऐसे देखती रहो। अदिति ने विराट की बात सुनकर गुस्से से कहा, मुझे तुम में या तुम्हारी शक्ल में कोई इंटरेस्ट नहीं। विराट चुपचाप गाड़ी चलाओ, मुझे इस वक्त सिर्फ अमित जी की चिंता है, तुम्हारी बेकार की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। विराट ने हंसते हुए कहा, आपके इंटरेस्ट लेने
ना लेने से क्या फर्क पड़ता है डॉक्टर अदिति। आप तो अब मेरी धर्म पत्नी बन चुकी हो। अब तो मेरा हक बनता है तुम पर और तुम्हारी इस ब्यूटी पर। ऐसा कहकर विराट ने अपना हाथ अदिति के कंधे पर रख दिया। अदिति ने झटके से विराट का हाथ अपने कंधे से दूर कर दिया। तभी विराट के फोन पर किसी का कॉल आया। विराट ने जानबूझकर अपना फोन कार के ब्लूटूथ से कनेक्ट किया और उधर से एक लड़की की आवाज आई। हे विराट, कहाँ हो तुम? जानते हो कितना मिस कर रही हूँ मैं तुम्हें। आज रात मिलोगे ना मुझसे? विराट ने अदिति के चेहरे की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, या बेबी, ऑफ कोर्स, आज रात तो सिर्फ तुम और मैं। मैंने स्वीट बुक करवाया है 5 स्टार होटल में, सो गेट रेडी जान। अदिति विराट और उस लड़की की बेशर्मी भरी बातें सुनकर चिढ़ रही थी और विराट जानबूझकर उस लड़की से बातें कर रहा था। वहीं दूसरी ओर अमित जी लगातार अदिति को बुलाने की बात कर रहे थे। आशा ताई और बाकी के सर्वेंट उनके पास ही खड़े थे। वो सब अदिति और विराट का इंतजार कर रहे थे। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई और आशा ताई भागते हुए बाहर चली आई। आशा ताई सामने गाड़ी से उतरते हुए अदिति और विराट को देख रही थी। अदिति पहली बार घर आ रही थी। विराट का इतना बड़ा घर देखकर उसकी आंखें ही बड़ी हो गई। मन घबरा रहा था। उसने घर के अंदर जाने के लिए कदम उठाया ही था कि तभी घर के अंदर से आशा ताई की आवाज आई, वहीं रुको, घर के अंदर मत आओ। आवाज सुनकर अदिति ने घबरा कर उठाया हुआ कदम फिर पीछे ले लिया। दिल जोरों से धड़क रहा था। अदिति ने नजर उठाकर आशा ताई की तरफ देखा। हल्के क्रीम कलर की कॉटन की साड़ी पहने लगभग 50 साल उम्र की आशा ताई के होठों पर प्यार भरी मुस्कुराहट थी। विराट भी आशा ताई की बात सुनकर उन्हें हैरानी से देख रहा था। उसी वक्त आशा ताई हाथ में पूजा की थाली और चावल का कलश लेकर दरवाजे के पास आई और अदिति के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, अरे बहुरिया, पहली बार घर में अपने शुभ कदम रख रही है और साहब ने कहा है कि ज्यादा ना सही, लेकिन बहू का स्वागत थोड़ा ठीक तो होना चाहिए। हमारे घर की लक्ष्मी है। आओ बहुरिया, अपने पांव से कलश गिराओ और अंदर आ जाओ। विराट ने आशा ताई की तरफ नाराजगी से देखा और कहा, ताई जी, रहने दीजिए ना, क्या कर रही हैं आप? ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये पापा का चेकअप करने आई हैं, इससे ज्यादा इसका यहाँ और कोई काम नहीं। लेकिन आशा ताई ने अगले ही पल विराट को चुप करवा दिया और कहा, अरे विराट बाबा, ऐसा नहीं कहते। बहुरिया तो इस घर में हाँ, वो क्या कहते हैं, हाँ, गुड लक लेकर आएगी। और देखो, अपने लिए ना सही, सांप के लिए हमको ये करने दीजिए। विराट चुपचाप खड़ा होकर ये सब देख रहा था और अदिति को गुस्से से घूर रहा था। आशा ताई बड़ी उम्मीद के साथ अदिति को देख रही थी। अदिति ने विराट की ओर देखा तो विराट ने अपनी नजरें फेर ली। अदिति का दिल कर रहा था कि उनको ये सब करने से मना कर दे, लेकिन आशा ताई के प्यार को देखकर अदिति चुप थी। वैसे भी बचपन में अपने माँ पापा को खो देने के बाद पहली बार किसी ने उससे ऐसे बात की थी। अदिति ने आशा ताई की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए धीरे से कहा, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। आशा ताई खुश होकर विराट और अदिति की आरती। विराट ने आगे आकर मेडिसिन की पर्ची अपने हाथ में ले ली और फिर सर्वेंट को मेडिसिन लाने के लिए भेज दिया। अदिति ने अमित जी को एक नजर देख सामने खड़े विराट की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, एंड वन मोर थिंग मिस्टर विराट, किसी और की फीलिंग की नहीं, पर कम से कम अपने पापा की फीलिंग की तो कद्र करो। आई ऑलरेडी टोल्ड यू ना, उनके लिए स्ट्रेस अच्छा नहीं है, उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। आगे से इस बात का ध्यान रखोगे, ऐसी उम्मीद करती हूँ। अदिति ने विराट को समझाते हुए कहा। अमित जी गहरी नींद में सो चुके थे
और अमित जी के रूम में अदिति और विराट के अलावा और कोई नहीं था। अदिति अपना सामान बैग में रखते हुए जाने की तैयारी करने लगी, लेकिन तभी विराट अदिति के पास आ गया और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, इतनी क्या जल्दी है डॉक्टर अदिति शर्मा, पापा को नींद से तो जाग जाने दो। विराट ने अदिति के करीब आकर उसके चेहरे पर बिखरी बालों की लटों को संवारते हुए शरारत के साथ कहा। अदिति ने विराट को अपने आप से दूर रहने की चेतावनी देते हुए जवाब दिया, वो ठीक हो जाएंगे, उसके लिए मेरा यहाँ रुकना जरूरी नहीं, मुझे जाने दो। लेकिन विराट अदिति को परेशान करने का कोई मौका कैसे छोड़ देता। उसने अदिति को छेड़ी, उसके चेहरे पर गुस्से की बजाय हैरानी के भाव दिखने लगे। उसे देखते हुए कमलराज जैसे ही मोबाइल उठाने के लिए नीचे झुका, उसी वक्त अदिति कमलराज से माफी मांगते हुए नीचे झुककर मोबाइल उठाते हुए बोली, आई एम सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था। कमलराज के नीचे झुकने की वजह से उसके गले की सारी चेन अदिति के एकदम से सामने लटक रही थी। अदिति की नजर कमलराज के गले की चेन के एक लॉकेट पर पड़ी और अदिति उसे हैरानी से देखती रह गई। कमलराज ने मोबाइल उठाते हुए अदिति को देखा। अदिति लगातार उसे एक नजर देखते हुए कुछ ना बोलते हुए वहां से चली गई। कमलराज ने जाते हुए अदिति को देखते हुए कहा, वही चेहरा, वही आंखें, वैसे ही बात, ये तो हूबहू उसकी तरह दिख रही है, ये कैसे संभव है? और ये है कौन? अदिति के चले जाने के बाद कमलराज काफी परेशान लग रहा था। कमलराज अपने रूम में परेशान होकर चक्कर लगाते हुए अपने आप से बड़बड़ाते हुए बोल रहा था, ये कैसे हो सकता है? इतने सालों बाद वही चेहरा, वही नैन नक्श, ऐसे। और उसमें लगे लॉकेट पर अपना हाथ फेरकर उसके बारे में अपने मामा जी से पूछा था, ये लॉकेट किसका है मामा जी? तब अदिति के मामा मनोज जी ने उससे कहा था, नहीं बेटा, किसी का नहीं, तुम बाहर जाकर खेलो। और जल्दी से मनोज जी ने उसके हाथ से वो लॉकेट छीनकर कबर्ड में रख दिया था। अदिति को आज इतने सालों बाद वो बातें धुंधली सी नजर आ रही थी। अदिति ने झट से आंखें खोलते हुए कहा, राइट, आई थिंक वो लॉकेट मैंने मामा जी के पास ही देखा था। वही लॉकेट, वही KS लिखा हुआ, वही पुश्तैनी दिखने वाला, इतना मिलता जुलता कैसे हो सकता है? और कौन थे वो अंकल जिनके पास वही लॉकेट था? उन्हें भी मैंने शायद कहीं देखा है, पर ठीक से याद नहीं आ रहा। बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है मुझे, जैसे कुछ तो बात है उन अंकल और उस लॉकेट की जो मुझसे जुड़ी है। कुछ तो है जो मामा जी हमसे छुपा रहे हैं। कुछ भी करके इस बात का पता लगाना ही पड़ेगा। इस पुरानी याद के आते ही अदिति बेचैन हो उठी। अदिति ने लॉकेट के बारे में पता करने की ठान ही ली थी। अदिति कुछ सोचते हुए अपने कमरे से नीचे आई। अदिति ने देखा सुधा टीवी देखने में बिजी थी। घर में इस वक्त कोई और नहीं था। इसी बात का फायदा उठाते हुए अदिति दबे पांव सुधा के कमरे में चली गई। उसे सिर्फ एक बार उस लॉकेट को देखना था जो मनोज जी के पास था। अदिति को सिर्फ यही देखना था, क्या सच में दोनों लॉकेट हूबहू हैं या फिर वो महज अदिति की एक गलत फहमी थी। अदिति कमरे में आते ही कबर्ड के पास चली गई। उसके हाथ थरथरा रहे थे, डर की वजह से पसीने छूट रहे थे। पहली बार मनोज जी के किसी सामान को बिना पूछे छूने जा रही थी। अदिति ने कबर्ड खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही खोलने लगी तभी सुधा वहां आ गई। अदिति डर की वजह से झट से पीछे हो गई। सामने खड़ी सुधा अदिति को शक भरी निगाहों से देख रही थी। सुधा ने आगे आते हुए अदिति को कबर्ड से बाजू करते हुए अदिति से कहा, क्यों रे, यहाँ क्या कर रही है?
कहीं घर में ही चोरी करने का इरादा तो नहीं है ना? हाँ? सच सच बता, क्या कर रही थी? अदिति काफी डर गई थी। अदिति ने हड़बड़ाते हुए कहा, वो मामी जी, मैं तो सिर्फ अपनी फाइल लेने आई थी। वो मामा जी ने यहीं कहीं रखी थी। अदिति के कई इम्पोर्टेंट कागजात मनोज जी ने अपने पास संभाल कर रखे थे। आज उसी बात का सहारा लेते हुए अदिति ने अपने आप को बचाने की कोशिश की थी। सुधा को भी ये बात पता थी, इसलिए सुधा ने भी आगे कुछ ना कहते हुए एक नजर अदिति को देख रूम में पड़ा अपना मोबाइल उठाया और वहां से चली गई। अदिति ने सुधा के जाते ही लंबी सांस भरते हुए अपने तेजी से धड़कते हुए दिल को शांत करने की कोशिश की। अब अदिति को किसी के आने से पहले जल्द से जल्द उस लॉकेट तक पहुंचना था। अदिति ने झट से कबर्ड को खोलकर लॉकर की चाबी ढूंढना शुरू किया था। एक तरफ जहां अदिति अपने अतीत के सच को खोजने में लगी थी, वहीं दूसरी ओर विराट अपने दोस्तों के साथ आलीशान होटल में बैठा पैक पर पैक पिए जा रहा था। अपने ही मस्ती में था। तभी विराट के ही एक दोस्त ने आकर गुस्से से उसे देखते हुए उसके आगे अपना मोबाइल पकड़ाते हुए पूछा, ये क्या है? विराट ने आंखें छोटी करते हुए मोबाइल पर नजर जमाते हुए देखा। वो नशे में था तो ठीक से देख नहीं पा रहा था। विराट ने मोबाइल में देखा तो उसने देखा उसमें मंदिर की तस्वीरें थीं, जिसमें एक तस्वीर में विराट और अदिति की फोटो थी, जिसमें अदिति और विराट एक दूसरे के करीब थे और अदिति की मांग का सिंदूर साफ झलक रहा था। उस तस्वीर को देख विराट को फिर वही अपनी और अदिति की तकरार याद आ गई और विराट ने उसे देख तुरंत अनदेखा करते हुए अपने पैक को गटक गया। विराट के सारे दोस्तों ने एक एक करके वो तस्वीर देख ली। विराट के एक दोस्त ने हंसते हुए कहा, क्या ब्रो, शादी कर ली और बताया भी नहीं? इस बात पर विराट के सारे दोस्त उससे नाराज थे और साथ ही उसका मजाक भी उड़ा रहे थे। विराट की गर्लफ्रेंड तो गुस्से से उसे खा जाने वाली निगाहों से देख रही थी। विराट ने अपने दोस्तों के चेहरे देखते ही बड़े मुश्किल से अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, This is just a drama for me. I don't accept this marriage. And वो अदिति, उससे तो मैं सिर्फ और सिर्फ नफरत करता हूँ। So just chill. ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि तुम लोग मुझसे नाराज हो जाओ। मैं ये शादी वादी के चक्कर में पड़ने वाला नहीं हूँ और अब तक कोई ऐसी लड़की मुझे मिली नहीं है। So guys, stop this and let's enjoy the party. विराट ने बड़ी आसानी से अदिति और अपने रिश्ते को सबके सामने मानने से मना कर दिया। सब दोस्त हैरानी से विराट को देख रहे थे। विराट खुद जैसे कुछ हुआ ही नहीं, इस तरह से झूमते हुए ड्रिंक एंजॉय कर रहा था। विराट के दोस्त भी उसकी हर दिन गर्लफ्रेंड बदलने की आदत से अच्छे से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने विराट से भी इस बारे में कुछ नहीं पूछा और वो भी विराट के साथ एंजॉय करने लगे। वहीं अब कमल राज का एक आदमी हॉस्पिटल में अदिति की पूछताछ करने जा पहुंचा था, पर वहां उसे अदिति के बारे में कोई खास जानकारी हासिल नहीं हो पाई। हॉस्पिटल के रिसेप्शनिस्ट ने उसे कुछ भी बताने से मना कर दिया था। तभी उसने बाहर आकर कमल राज को कॉल किया और कहा, साहब, उस डॉक्टर अदिति के बारे में यहाँ हॉस्पिटल में तो कुछ ज्यादा मालूम नहीं हुआ। मुझे लगता है उसके घर के पास जाकर या फिर घर में जाकर ही कुछ पता चल सकता है। कमल राज ने उसकी बात सुनकर चिढ़ते हुए कहा, अब ये भी हम ही बताएं कि तुम्हें क्या करना है। कुछ भी करो पर हमें उस डॉक्टर की पूरी कुंडली जल्द से जल्द सामने चाहिए, समझ गए, या फिर हमारे तरीके से समझाएं। कमल राज ने उस आदमी को धमकाते हुए पूछा। सामने वाले आदमी ने घबराकर हाँ कहते हुए ही फोन रख दिया। अब तो अदिति के घर जाकर ही उसके बारे में कोई जानकारी हासिल हो सकती थी। कमल राज अदिति से जुड़ी हर बात जानने के लिए बेचैन हो रहा था। इस बात से बेखबर अदिति मनोज जी के कबर्ड में लॉकेट की खोज करने में लगी हुई थी। आखिरकार अदिति की नजर कबर्ड में रखे हुए एक पुराने लकड़ी के डब्बे पर पड़ी। अदिति ने वो डब्बा खोल के देखा तो उसमें रखा हुआ वो लॉकेट देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। अदिति ने वो हाथ में उठाते हुए देखा, ये बिल्कुल उसी लॉकेट जैसा था जो अदिति ने कमल राज के पास देखा था। अदिति उसे गौर से देख रही थी और उसके ऊपर लिखे KS नाम पर हाथ फेर रही थी।
अदिति जी को हैरानी से देख रही थी। ऐसा क्या था उस लॉकेट में जो मामा जी सबसे छुपा रहे थे? यही बात अदिति को समझ नहीं आ रही थी। मनोज जी के कबर्ड बंद करते ही अदिति उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। अदिति क्या जानना चाहती थी, ये शायद मनोज जी जानते थे। इस वजह से वो अदिति से नजरें चुराते हुए इधर उधर देख रहे थे। अदिति ने मनोज जी का हाथ अपने हाथों में लेकर उनसे पूछा, मामा जी, आखिर ये लॉकेट है किसका, जो आप इतने सालों से इसे इतना संभालते हुए आए हो? आखिर इस लॉकेट के साथ ऐसा कौन सा राज जुड़ा है जो आप हम सबसे छुपा रहे हो? कहीं इस लॉकेट का मेरे साथ तो कोई कनेक्शन नहीं है? अदिति की बात सुनकर मनोज जी हल्का गुस्सा होते हुए बोले, आखिर तुम क्यों बीती बातें जानना चाहती हो? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि कोई राज है जिसके राज रहने में ही हम सबकी भलाई है। सुधा को तो तुम जानती हो, कहीं उसे इस बात का पता चला तो वो काव्या के साथ क्या करेगी, ये हम सोच भी नहीं सकते। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। बस इतना याद रखना, तुम्हारा एक गलत कदम काव्या के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। मनोज जी इमोशनल होते हुए वहां से चले गए। अदिति उनकी बात सुनकर दंग रह गई थी। अदिति सोचने लगी कि हो ना हो, पर कहीं ना कहीं इन सब से काव्या के अतीत का कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। अदिति अपने आप से ही बोलने लगी, काव्या का सच तो मुझे पता करना ही होगा। आखिर काव्या किसकी बेटी है, ये मैं पता लगा कर रहूंगी। और जरूर इस बात से विराट के अंकल का कोई तो कनेक्शन है। अब ये सब पता करने के लिए मुझे कैसे भी करके विराट के घर में रहना ही पड़ेगा। अदिति ने मन में कुछ डिसीजन लिया और फिर वहां से चली गई। वहीं अब अमित जी की नींद खुल गई थी और अब वो अच्छा महसूस कर रहे थे। होश में आते ही उन्होंने सबसे पहले आशा ताई से अदिति के बारे में पूछा, लेकिन जब आशा ताई ने उन्हें बताया कि अदिति वापस अपने मामा जी के घर चली गई है तो अमित जी उदास हो गए। उन्होंने आशा ताई से कहा, आपने बहू को रोका क्यों नहीं? आशा ताई ने हिचकिचाते हुए कहा, वो सब विराट बाबा ने मना किया था। विराट का इस तरह का बिहेवियर और उसका बार बार घर के बाहर रहना अब उन्हें और ज्यादा परेशान कर रहा था। विराट के घर आते ही वो अदिति को हमेशा के लिए घर लाने की बात करने वाले थे। पूरी रात अमित जी विराट के और अदिति के बारे में सोच रहे थे और विराट था जो इन सब से कोसों दूर अपनी लाइफ, लेट नाइट पार्टी, लड़कियां और ड्रिंक्स, इन सब में मजे से जी रहा था। अगली सुबह हर किसी के लिए कुछ नया लेकर आई थी। अदिति काव्या के अतीत के बारे में सोचते हुए ही हॉस्पिटल चली गई थी। अब अदिति को खुद रघुवंशी के बंगले में जाना था। अब उसे सिर्फ एक मौके की तलाश थी। काव्या इस बात से बेखबर अपने कॉलेज चली गई थी। मनोज जी अपने काम पर चले गए थे। सुधा घर में अकेली थी। तभी किसी ने दरवाजे की बेल बजाई। सुधा ने थोड़े नाखुशी से दरवाजा खोला। सामने अनजान शख्स खड़ा था, जिसे देख सुधा ने मुंह बना लिया। सामने कमल राज का आदमी अपनी बत्तीसी दिखाए खड़ा था। सुधा उसे देख दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि उस आदमी ने सुधा से कहा, अरे मैडम जी सुनिए तो जरा, आपके काम की ही बात करनी है। उस आदमी के मैडम कहते ही सुधा 7वें आसमान में पहुंच गई। उसने इतराते हुए पूछा, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? कमलराज के आदमी ने बाहर से इतना तो पता कर लिया था कि सुधा काफी लालची औरत है। इसी बात का फायदा उठाने का सोचकर वो आदमी सुधा से प्यार से बात कर रहा था। वो मैडम, आपकी भांजी है ना अदिति, उसके बारे में कुछ पूछना था। सुधा घर के बाहर निकल आई।
सुधा ऐसे ही किसी को घर के अंदर थोड़े ही आने देती थी। वो आदमी सुधा से अदिति के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, पर सुधा थी जो बिना पैसे लिए एक शब्द मुंह से निकालने के लिए तैयार नहीं थी। सुधा अब जान चुकी थी इस आदमी को अदिति के बारे में बताकर वो काफी पैसे निकाल सकती है। थोड़ी देर बाद ही उस आदमी ने कमलराज को फोन करके सुधा के पैसों की मांग बता दी। कमलराज ने अपने आदमी से सुधा से एक मुलाकात अरेंज करने के लिए कहा। कमलराज को किसी भी हालत में अदिति के बारे में जानना था, इसलिए अब वो खुद सुधा को पैसे देकर उसके बदले में सुधा से अपने मन के सारे सवालों के जवाब जानना चाहता था। कमलराज के आदमी ने सुधा से पैसे देने का वादा किया। सुधा तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। सुधा ने मन ही मन खुश होते हुए कहा, ये अदिति तो मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी निकली है। अब तो मैं उस रघुवंशी से पैसे निकालूंगी ही, साथ में इस आदमी से भी अच्छे खासे पैसे ऐड सकती हूँ। सुधा, तेरी तो लॉटरी लग गई है। सुधा का सिर्फ नाचना बाकी था। वो आज इतनी खुश थी। उधर नाश्ता करते समय अमित जी ने विराट की ओर देखते हुए कहा, बेटा, आज मुझे मेरी बहू घर में चाहिए। तुम मानो या ना मानो, मेरे लिए तो वही मेरी बहू है और उसे घर लाने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूं। आज से अदिति यहीं हमारे साथ रहेगी। अमित जी की बात सुनकर विराट के माथे पर हल्की शिकन आई। अमित जी की बात सुनकर विराट ने खुद को शांत रखकर कहा, पापा, पर उसे ही इस रिश्ते से प्रॉब्लम है तो फिर आप क्यों चाहते हैं वो यहाँ आए? अगर वो नहीं आना चाहती तो ना सही, हमें क्या? अमित जी ने नाराज होते हुए जवाब दिया, वो इस घर की बहू है विराट, और उसे यहाँ लाना तुम्हारी जिम्मेदारी। कब तक इस तरह अपनी जिंदगी को पार्टी करके बिताओगे? कभी तो तुम्हें समझना पड़ेगा ना। विराट ने धीरे से कहा, लेकिन पापा, मैं उसे पसंद नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। अमित जी विराट की बात सुनकर अनसुना करते हुए वहां से चले गए। अदिति अपने कैबिन में बैठी अपने पेशेंट को चेक कर रही थी। तभी जोर से दरवाजा खोलते हुए विराट अंदर आया। विराट को इस तरह आते देख अदिति को गुस्सा आया था, पर सामने पेशेंट होने के कारण अदिति ने अपने गुस्से को अंदर ही दबाए रखा। विराट अदिति के ठीक सामने मोबाइल देखते हुए बैठ गया। मोबाइल देखते वक्त विराट कभी जोरों से हंसता तो कभी जोरों से चिल्लाता। विराट ये सारी हरकतें जानबूझकर कर रहा था। इस बात का अदिति को अच्छे से पता भी चल रहा था। अदिति जितना हो सकता था उतना अपने आप को शांत रखने का प्रयास कर रही थी। जैसे ही पेशेंट बाहर चला गया, अदिति विराट के सामने आकर खड़ी हो गई। विराट अभी भी मोबाइल में देखकर हंस रहा था। अदिति ने उसके हाथ से मोबाइल लेकर गुस्से से नीचे पटक दिया, जिसके कारण विराट ने आग बबूला होते हुए अपने मोबाइल की तरफ देखते हुए अदिति से कहा, What the hell? Are you mad? ये क्या किया तुमने? अदिति ने विराट की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं नहीं, तुम मैड हो। You are a psycho विराट रघुवंशी। तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है किसी के कैबिन में आने से पहले नॉक करके आए? मैं यहाँ अपने पेशेंट देख रही थी, पार्टी नहीं कर रही थी। अदिति बातों ही बातों में विराट के करीब आ गई थी। इस बात का एहसास अदिति को तब हुआ जब विराट के हाथों ने उसकी कमर को पकड़ लिया। अब दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। तेज हुई धड़कनों की आवाज दोनों को सुनाई दे रही थी। अदिति की गर्म सांसें विराट को बेचैन कर रही थी। उसकी नजर अदिति के मुलायम होठों पर पड़ी, जो इस वक्त थरथरा रहे थे। विराट अदिति के होठों को छूने के इरादे से उसकी तरफ झुका। विराट
अदिति के करीब आते हुए उसके होठों पर अपने होठ रखने ही वाला था, लेकिन तभी अदिति ने झटके से विराट को खुद से दूर करते हुए कहा, दूर रहो मुझसे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे इतना पास आने की? विराट जैसे होश में आ गया और सोचने लगा कि वो क्या करने जा रहा था। कुछ देर तक दोनों चुपचाप खड़े रहे। फिर चुप्पी तोड़ते हुए विराट ने एटीट्यूड के साथ कहा, पापा चाहते हैं कि आज से तुम हमारे साथ हमारे घर में रहो। एंड डोंट वरी, मैं तुम्हारी उस चिपकू और लालची मामी को बता दूंगा। एंड प्लीज नो मोर डिस्कशन यार। आई रियली डोंट नो, तुमने आखिर पापा पर क्या जादू कर दिया यार? दिन रात तुम्हारे नाम की माला जपते रहते हैं। विराट की बात सुनकर अदिति मन ही मन खुश हो गई थी। उसके सामने रघुवंशी सदन जाने का रास्ता खुद विराट ने ही खोल दिया था। लेकिन अदिति इतनी आसानी से विराट को ये बात जताना नहीं चाहती थी। अदिति ने भी विराट से कहा, यू नो व्हाट, तुमने यही बात अगर बड़े प्यार से अदब के साथ कही होती तो मैं मान भी जाती, पर खैर कोई बात नहीं, तुम प्लीज बोलने से रहे तो मेरा तुम्हारे घर आकर रहना जस्ट इम्पॉसिबल, सो यू मे गो नाउ। अदिति फिर से अपनी चेयर पर जाकर बैठने ही वाली थी कि तभी विराट ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, मुझे कोई शौक नहीं है तुम जैसी लड़की को अपने घर में रखने का, लेकिन मेरे पापा की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अदिति ने विराट के चेहरे की तरफ देखा। आज उसे पहली बार एहसास हुआ कि उस जैसे लड़के के दिल में भी किसी के लिए प्यार हो सकता है, जो आज उसकी आंखों में अमित जी के लिए नजर आ रहा था। अदिति ने ये देखकर विराट को घर आने के लिए हाँ कह दिया। ठीक है, मैं तुम्हारे घर आकर रहूंगी विराट। विराट उसकी बात सुनकर खुश होकर घर जाने के लिए निकल गया। उसी वक्त बाहर खड़े दक्ष ने उनकी बातें सुन ली थी। अदिति के विराट के घर जाकर रहने वाली बात दक्ष के दिल को चुभ गई और वो गुस्से से अपने कैबिन की ओर चला गया। विराट के जाते ही अदिति ये सोचकर खुश हो गई कि अब शायद उसे काव्या के जन्म का राज जल्द ही पता चल जाएगा। अदिति अब किसी भी हाल में अतीत में छिपे राज को जानना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ कमल राज के कहने पर उसके आदमी ने सुधा और कमल राज की मुलाकात तय करवाई थी। घर में किसी को बिना बताए सुधा चुपके से कमल राज से मिलने के लिए तैयार हो गई थी। कमल राज का आदमी सुधा को शहर के नामी होटल में ले आया था। सुधा तो इतने बड़े होटल को देखते ही चौंक गई थी। अरे बाप रे बाप, इतना महंगा और बड़ा होटल, मजा आ गया सुधा। अब तो तेरी जिंदगी में भी ऐश होगी, ऐश। और मन ही मन कमल राज की अमीरी की कल्पना कर रही थी। उस बड़े से होटल के प्राइवेट एरिया में सुधा और कमल राज आमने सामने बैठे थे। सुधा तो कमल राज सिंह का रुतबा रहन सहन देख भाग गई थी। आंखें फाड़ फाड़ के उसे देखे जा रही थी। कमल राज ने उसे ऐसे देख अपने आदमी को इशारा करते हुए सुधा से अदिति के बारे में पूछने के लिए कहा। सुधा ने हाथ आगे करते हुए हंसकर बिना बोले ही पैसों के लिए इशारा किया। कमल राज के पैसों के बंडल सुधा के सामने रखते ही उसकी आंखें चौंधी आ गई। सुधा ने झट से पैसों को लेते हुए अदिति के बारे में बताया। अदिति कावेरी शर्मा की बेटी है। ये जानकर कमल राज के चेहरे पर नफरत दिखने लगी। उसने धीरे से कहा, इसका मतलब हमारा अंदाजा सही था। कमल राज की आंखों में गुस्सा उभर आया था। सुधा की बात खत्म होते ही कमल राज बिना कुछ बोले ही वहां से निकल गया।
सुधा ने उसे एक नजर देखा, फिर अपने पैसों को गले लगाकर खुश हो गई। वहीं दूसरी ओर अदिति ने घर ट्राई करना, शायद कुछ बात बन जाए। काव्या की शरारत भरी बात सुनकर अदिति सोच में पड़ गई। क्या सच में विराट अच्छा है? नहीं, उस जैसा लड़का काम ऐसे नहीं कर सकता। अदिति के विराट के घर जाने का फैसला सुनकर सुधा मन ही मन बहुत खुश होती थी। उसे तो अब अदिति के रूप में जैसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई थी। अब वो आसानी से अमित जी, विराट और कमल राज से पैसे निकलवा सकती थी। यही सोच सोचकर सुधा बहुत खुश हो रही थी। वहीं अदिति हॉस्पिटल से सीधा रघुवंशी हाउस चली गई। अदिति ने काव्या से कहकर अपना थोड़ा जरूरी सामान हॉस्पिटल में मंगवा लिया था। उसी सामान के साथ अदिति अमित जी के घर पहुंच गई। अदिति अंदर से डरी हुई थी, लेकिन अब काव्या के खातिर उसने अपने आप को काफी स्ट्रॉन्ग बना लिया था। विराट इस बात से पूरी तरह अनजान था कि अदिति रघुवंशी हाउस आने वाली है। अदिति के घर आने की खबर सुनकर अमित जी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। घर आते ही अदिति अमित जी से मिलने उनके कमरे में चली गई। बेड पर लेटे हुए अमित जी अदिति को देखते ही उठने की कोशिश करने लगे। अदिति ने आगे आते हुए उन्हें सहारा देकर ठीक से बैठाया और अमित जी से बड़े ही अपनेपन के साथ पूछा, अंकल, अब कैसी तबीयत है आपकी? अब आराम महसूस कर रहे हो ना? अदिति की बात सुनकर अमित जी ने दूसरी तरफ मुंह फेरते हुए कहा, मेरी तबीयत तो ठीक है, पर तुम्हारा मुझे ये अंकल कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। अमित जी का अपने प्रति प्यार देखकर अदिति की आंखें भर आईं। आज इतने सालों बाद कोई था जो उसे पापा कहने के लिए बोल रहा था। अपने पापा की याद आ जाने से अदिति उदास हो गई थी। अदिति ने कुछ ना कहते हुए अपने आंसुओं को आंखों में ही थाम कर सिर्फ हाँ में सर हिलाया। अदिति की हाँ सुनकर अमित जी को अच्छा लगा और अमित जी ने अपने दोनों हाथ आगे करते हुए अदिति को अपने पास बुलाया। अदिति झट से उनके पास गई और उनके गले लग गई। अमित जी बड़े प्यार से अदिति के सर पर हाथ फेरते हुए अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। अमित जी के रूप में आज अदिति अपने पापा को देख रही थी। अदिति भावुक हो गई थी। तभी अमित जी ने आशा ताई को आवाज देते हुए अदिति को विराट के रूम में ले जाने के लिए कहा। आशा ताई अदिति को विराट के रूम में ले आई और अदिति को रूम दिखाकर आशा ताई वापस चली गई। अदिति एक लंबी सांस लेकर दरवाजा खोलकर अंदर आई। दिल जोरों से धड़क रहा था। अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अदिति ने धीरे से अपने कदम आगे बढ़ाए। अंदर कोई था नहीं। ये देखकर अदिति को थोड़ा सुकून मिला। विराट को रूम में ना देखकर अदिति पूरे रूम को निहारने लगी। विराट का रूम काफी बड़ा था।
कई महंगे शोपीस थे जिन्हें अच्छे से सजा कर रखा गया था। कई सारी किताबें, ट्रॉफी रूम में अच्छे से रखी हुई थी। विराट की कई सारी तस्वीरें भी वहां लगी हुई थी, जिसमें विराट काफी हैंडसम लग रहा था। अदिति की नजर विराट की तस्वीर से हट ही नहीं रही थी। अदिति वहीं खड़ी उन तस्वीरों को देख रही थी, तभी बाथरूम से बाहर आए विराट की नजर अदिति पर पड़ी। वो सिंपल सी कुर्ती में भी काफी सुंदर दिख रही थी। अदिति के चेहरे की सादगी अक्सर विराट को उसकी तरफ और आकर्षित कर देती थी। विराट धीमे पांव अदिति की ओर चला आया। अदिति उस बात से अनजान थी। तभी विराट ने पीछे से अदिति के पास जाकर उसके कानों में कहा, आई नो आई एम वेरी हॉट, बट इतना भी मत देखो कि कहीं मुझे नजर ना लगे। वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। अदिति ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर विरमरे से बाहर चला गया। अदिति चारों तरफ घूमकर रघुवंशी हाउस देख रही थी। घर को देखकर उसे विराट रघुवंशी की अमीरी का अंदाजा हो रहा था। पूरे घर को क्लासी फर्नीचर, इंपोर्टेड शोपीस से सजाया हुआ था। घर का कोना कोना साफ सुथरा दिख रहा था। अदिति अकेले ही टहलते हुए ऊपर टेरेस की ओर चली गई। अदिति टेरेस तक पहुंचने ही वाली थी, तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी, जिसे सुनकर अदिति के कदम वहीं के वहीं ठहर गए। अदिति ध्यान से आवाज को सुनने की कोशिश कर रही थी। आपका काम करने की मैंने कई बार कोशिश की, पर हर बार वो लड़की साहब के लिए फरिश्ता बनकर चली आती है। पर आगे से सामने वाला कुछ और कहता, उससे पहले ही कोई और वहां आ गया और उसके कदमों की आहट सुनकर फोन पर बात कर रहा शख्स चुप हो गया। अदिति ने पलट कर देखा तो पीछे से विराट उसकी तरफ ही आ रहा था। अदिति विराट को गुस्से से देख रही थी। अदिति ने विराट को इग्नोर करते हुए आगे टेरेस पर जाकर ये देखने की कोशिश की कि वहां कौन था, पर तब तक जो भी वहां बात कर रहा था वो वहां से ही जा चुका था। अदिति चारों ओर देख रही थी, पर कोई उसे नजर नहीं आ रहा था। अदिति को ये सब अजीब लग रहा था। तभी उसकी नजर नीचे की तरफ गई, जहां अमित जी का मैनेजर महेश वाजपेयी जल्दी में अपने चेहरे पर से पसीना पोंछते हुए कहीं जा रहा था। अदिति ने हैरान होते हुए उसे देखा। उसका इस तरह परेशान होकर वहां से जाना अदिति को कुछ अजीब लग रहा था। अदिति मन में सोचने लगी, अमित जी के ऊपर हो रहे हमले का कहीं ना कहीं इस महेश से जरूर कुछ कनेक्शन है, और ज्यादा कुछ हो उसके पहले ही मुझे इस बात का पता लगाना पड़ेगा। अदिति अपनी सोच में डूबी थी। तभी वहां विराट आ गया और विराट ने अदिति के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहा, अच्छाई नजर नहीं आ रही थी। रात के खाने के समय रघुवंशी हाउस में अदिति के आने से आज का माहौल कुछ अलग था। आज अमित जी अदिति की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे थे। बात ही कुछ ऐसी थी। आज अदिति ने पहली बार अपने हाथों से अमित जी के लिए उनके डाइट को ध्यान में रखते हुए खाना बनाया था। इस तरह से शादी के बाद की नई बहू के हाथों से खाना बनाने की रसोई की रस्म भी हो गई थी। इस वजह से विराट के पापा अमित जी कुछ ज्यादा ही खुश थे। बिना कुछ किए संयोग से ही हर रस्म पूरी होती जा रही थी। विराट शांत बैठे अपना खाना खा रहा था, तभी बाहर से कमल राज आ गया। अमित जी ने उसे देखा और कहा, अरे बड़े समय पर आए हो जीजा जी, आओ आज सब मिलकर खाना खाते हैं। आज हमारी बहू ने बड़े प्यार से सबके लिए खाना बनाया है। अमित जी ने मुस्कुराते हुए कमल राज को खाने के लिए बुलाया, पर कमल राज ने उन्हीं के पास बैठी अदिति के ऊपर नजर डालते हुए कहा, वो क्या है ना अमित बाबू, कई बार कुछ लोगों को देखकर ही खाने से मन उठ जाता है। वैसे ही कुछ हमारे साथ भी हुआ है। आप खा लीजिए, आपकी बहू का बनाया हुआ खाना हम नहीं खा पाएंगे। वो क्या है ना, हमें भूख नहीं है।
कमल राज इतना बोलकर वहां से अपने रूम की ओर चले गए। अमित जी कुछ बोलते उसके पहले ही कमल राज वहां से निकल गया। अदिति को कमल राज का बर्ताव कुछ समझ नहीं आया। कमल राज की आंखों में उस वक्त अपने लिए नफरत अदिति ने साफ देखी थी। पर आखिर क्यों, यही सवाल अदिति के मन में बार बार आ रहा था। क्योंकि कमल राज को वो पहले से जानती नहीं थी, तो फिर आखिर क्या वजह थी कमल राज की नफरत करने की? अदिति लगातार यही सोच रही थी। अदिति कमल राज का अपने प्रति बर्ताव देख सोच में पड़ गई थी। अदिति को काम करने की आदत होने के कारण वो किचन में आशा ताई की हेल्प कर रही थी। आशा ताई भी अदिति के इस स्वभाव से और भी ज्यादा खुश हो गई थी। उन्हें यकीन हो गया था कि विराट को अदिति ही सही रास्ता दिखा सकती है। अदिति बातों ही बातों में आशा ताई से रघुवंशी के घर की हर छोटी बड़ी बात जानने की कोशिश कर रही थी। आशा ताई से बात करके अदिति को इतना तो पता चल गया था कि कमल राज अमित जी के जीजा जी हैं और काफी साल पहले कमल राज की पत्नी की एक हादसे में मौत हो गई थी। अदिति को लगा कुछ तो था जो कमल राज के दिल में अदिति के लिए था, पर वो क्या था, इस बात का पता अब अदिति को लगाना था। कुछ देर बाद किचन के काम से फ्री होकर अदिति जैसे ही विराट के रूम के सामने पहुंची, अंदर जाने के ख्याल से ही उसे अजीब सा लगने लगा। उसे एक अजीब सी फीलिंग आने लगी थी। अदिति ने कुछ सोचते हुए दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। सामने का नजारा देखते ही अदिति की आंखें बड़ी हो गई। गुस्सा और डर दोनों एक साथ चेहरे पर दिख रहा था। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर हमें कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।